जय हिंद भाई सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी कर रहे होंगे। तो आज है हमारे साथ विकास भैया, ये दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट हो चुके हैं और इनका लगातार एग्ज़ाम निकलता जा रहा है। ये लगभग 10 एग्ज़ाम निकाल चुके हैं। तो इनसे आज जानेंगे कि इन्होंने तैयारी कैसे किया कि इनका लगातार एग्ज़ाम निकलते जा रहा है। और आप लोग हमेशा पूछते हैं कि गाइडेंस का वीडियो लेकर आइए, तो आज विकास भैया से पूछेंगे कि इन्होंने कैसे तैयारी किया और सिलेबस कैसे पूरा किया, मॉक टेस्ट कब से देना शुरू किया, प्रीवियस ईयर का क्या रोल रहता है। तो इनसे पूरा डिटेल जानेंगे। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद भाइयों, मैं विकास यादव। पहले तो मैं अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूँगा कि मैं भी एक सामान्य सा छात्र रहा हूँ, सब लोगों की तरह, आप लोगों की तरह। मैंने अपनी स्कूलिंग जो क्लास 10 तक वो सीबीएसई बोर्ड से की, उसके बाद मैं यूपी बोर्ड में शिफ्ट हुआ। कुछ वजह थी, वहाँ से फिर मैनेज करना मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन मैंने किया। 12th तक तो मुझे पता नहीं था तैयारी कैसे करनी है, किसकी करनी है, कुछ नहीं आइडिया था। बस मुझे ये पता था कि एयरफोर्स की जॉब 12th के बाद आती है। मन में कहीं ना कहीं वो था कि एयरफोर्स की तैयारी करनी है, तो मैं एयरफोर्स को लेके चलता था कि एयरफोर्स की तैयारी करनी है। लेकिन जैसे ही 12th पास आउट हुआ, 2020 में मैं 12th पास आउट हुआ, उस दौरान कोरोना का पीरियड आ गया और कोरोना ने, आपको पता ही है, सब कुछ चीज़ें प्रतिबंधित कर दी। तो मेरा बाहर जाके पढ़ना, मैं पढ़ भी नहीं पाया उसकी वजह से। तो फिर जब कोरोना का कुछ लो हुआ कोरोना, तो मैं बाहर निकला तो मुझे चीज़ें कुछ पता चली एसएससी के बारे में कि एसएससी होता भी है, क्या होता है क्या नहीं होता है। वहाँ भी कई प्रकार के लोग मिले जो डीमोटिवेट किए, कुछ ने मोटिवेट किया, कुछ ने समझाया बताया। फिर मैं अपने आप से उसको सर्च आउट किया कि कैसे क्या होता है, एसएससी क्या है, कितने एग्ज़ाम एसएससी के अंडर आते हैं, कैसे तैयारी करनी चाहिए कि हर एग्ज़ाम को कवर करते हुए आप पे बर्डन ना पड़े। देखिए, गलती क्या करते हैं बच्चे कि किसी एक एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं, वो एग्ज़ाम को पढ़ते हैं, अगर वो एग्ज़ाम नहीं पढ़ा तो फिर सिलेबस कंप्लीट अपना पहले वो करते नहीं। तो दोस्तों, आपको करना क्या है पहले कि कोई सा भी एग्ज़ाम टारगेट करो। अब मेरे हिसाब से आप एग्ज़ाम को ऐसा टारगेट करो कि उसके नीचे सभी एग्ज़ाम आ जाए। जैसे आप एसएससी की फील्ड में अगर आ रहे हो तो आप टारगेट करो कि मेरा टारगेट एसएससी सीजीएल होना चाहिए। मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। मैं जब फील्ड में उतरा तो एसएससी सीजीएल को टारगेट बना लिया। मैं बोला कि अब एसएससी सीजीएल ही क्रैक करना है। तो उसके नीचे जो एग्ज़ाम आते हैं वो ऑलरेडी आपको ऐसे लगेंगे कि आप उसको कर लोगे। मैंने एक ऑफलाइन कोचिंग इलाहाबाद प्रयागराज में ऑफलाइन कोचिंग में एडमिशन लिया। करीब 1 महीने पढ़ा होऊंगा, लेकिन लॉकडाउन आने की वजह से कोचिंग बंद हो गई तो घर आना पड़ा। फिर बोला कि अब टाइम क्या करें, कितना टाइम वेस्ट करें, तो मैं ऑनलाइन उसी समय शिफ्ट हुआ। और ऑनलाइन एक भैया ने ही बताया था, करियर व्हील के बारे में बताया, तो मैं करियर व्हील से गगन प्रताप सर का मैथ्स का कोर्स ख़रीद लिया और उनका बीओडी बैच ले लिया, उसको पढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं पढ़ता गया वो मुझको वैसे वैसे मज़ा आता गया, बहुत मज़ा आता था पढ़ने में। हालांकि कठिनाइयाँ सबको होती हैं, लेकिन कठिनाइयों में ही मज़ा है, उसको झेलने में ही। फिर रीजनिंग का मैं यूट्यूब से ही ऐसे सर्च किया, रीजनिंग की पूरी प्लेलिस्ट मिली मुझे, तो मैं उस प्लेलिस्ट से करने लगा। नई चीज़ें जब आपको मिलती है तो मज़ा शुरू में खूब आता है। जीएस को अभी मैं साइड में रखा था, जीएस छुआ भी नहीं था, थोड़ा बहुत रीजनिंग मैथ लेके चल रहा था। लॉकडाउन खुलते खुलते मैं रीजनिंग और मैथ ऑलमोस्ट अरिथमेटिक मैथ्स ख़त्म करने को आ गया था। उसके बाद फिर मैं इलाहाबाद को गया, ऑफलाइन कोचिंग खुली, वहाँ पे गया तो फिर चीज़ें यही मुझे मिलने लगी जो मैं पीछे ऑनलाइन में पढ़ता चला आ रहा था। तो मुझे वहाँ का कंटेंट थोड़ा उतना रिलेटेबल उतना नहीं लगा, हाई लेवल का, कि मैं तो कह रहा था कि हाँ ऐसे। मैं फिर ऑनलाइन वो पढ़ा हुआ वही चीज़ें आती थी, बस मेरा रिवीजन वहाँ पे होता था, अच्छे से मैं उसको कवर करने लगा। रीजनिंग में भी सेम चीज़ें रिपीट हुई। उसके बाद बचा मेरा जीएस और इंग्लिश। जीएस, मैं एसएससी बैकग्राउंड में, जीएस को उतना पता नहीं था कि जीएस में क्या होता है। जीएस में आपको सब चीज़ें पढ़नी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्टैटिक, जीके। जीएस का ब्रॉड सिलेबस, जितना आपका 3 सिलेबस मिल के नहीं, उतना जीएस उससे कहीं ज़्यादा पड़ जाए। तो मैं साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट, जीएस मेरे लिए पढ़ना बहुत हार्ड टास्क था। फिर मैं कुमार गौरव सर से डेली उनका जो सुबह 6 बजे आता था करंट अफेयर्स का क्लास, वो लेके बैठ गया। मोबाइल फ़ोन लेता था, अपना बैठता था, लिखता था, जितनी क्लासेस होती थी डेली लिखता था। वहाँ से जीएस के बारे में मुझे पता चलने लगा। यहाँ तक कि मुझे ये नहीं पता था दोस्तों कि नागालैंड अपना ही भारत का एक राज्य है। मैं उस टाइम ये समझता था कि नागालैंड एक दूसरा कोई देश है। उसके बारे में मुझे ये जीएस का ये भी नहीं पता था। लेकिन जैसे मैं करंट अफेयर को 1 साल लगातार पढ़ा, मेरी जीएस बहुत अच्छी खासी इम्प्रूव हो गई। और जब जीएस का
बैच मेरा चलने लगा कोचिंग में तो मुझे जीएस समझ में आने लगी, स्टेप बाय स्टेप सब जीएस समझ में आने लगी और इंग्लिश भी ऐसे ही समझ में आने लगी। इंग्लिश भी सीबीएसई बोर्ड से, हालांकि मैं 10th तक पढ़ा था, लेकिन आपको पता होगा कि सीबीएसई बोर्ड में ग्रामर किस हद तक पढ़ाया जाता है। कंप्रीहेंशन लगभग ठीक होता है, लेकिन ग्रामर क्या चीज़ होती है वो ना के बराबर था। फिर वहाँ से मेहनत करना, स्टेप बाय स्टेप अपना उठाना, जितनी प्रैक्टिस सेट मिल रही थी उस प्रैक्टिस सेट को 2 से 3 बार जाके करना। मैथ के भी ऐसे ही प्रैक्टिस सेट बार बार करने से चीज़ें अच्छी से समझ में आ रही थी। दोस्तों, कंटेंट ज़्यादा नहीं चाहिए, जितना कंटेंट आपको मिल रहा है बस उतना आप तैयार करते जाओ, बस उसी को बार बार प्रैक्टिस करो। कोई भी बुक अगर एक उठाओ तो उसको बार बार प्रैक्टिस करो। और दूसरा काम मैं क्या किया, तैयारी के दौरान ही 2 महीने की तैयारी के दौरान ही मैं मॉक टेस्ट पे चला है। टेक्स्ट बुक के बारे में सुना, टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन लिया, उस पे मॉक टेस्ट लगाने लगा। सबसे पहले मैं एमटीएस का मॉक दे रहा था, क्योंकि तैयारी मुझे ऐसी थी नहीं। एमटीएस का मॉक दिया, फिर सीएचएसएल का मॉक दिया, फिर सीजीएल का मॉक दिया, तो अच्छे खासे नंबर आने लगे। तो मुझे लगता था कि मैं कर लूँगा। जो डिमोटिवेट कर रहे थे कि एसएससी में बहुत भीड़ है, बहुत कंपटीशन है, कुछ नहीं कर पाओगे, वहाँ लेकिन मुझे अपने आप पे बिलीफ हुआ कि मैं बहुत कुछ कर लूँगा। मॉक टेस्ट देने से मेरा सिलेबस ऑलमोस्ट 20% ही बस ख़त्म हुआ होगा, मैं मॉक टेस्ट शुरू कर दिया। आप लोगों को भी यही सलाह दूंगा दोस्तों कि मॉक टेस्ट देने का तरीका यही है कि आप अगर अपने सिलेबस 20% भी ख़त्म कर लिए हो तो मॉक टेस्ट दो। हेजिटेशन होती है कि नंबर नहीं आ रहे हैं, क्या होगा क्या, इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि कैसा एग्ज़ाम पैटर्न है, कहाँ पे फोकस करना है, कौन सी चीज़ें ज़्यादा हमें, क्योंकि आपको लिमिटेड पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आपको अपने से निकालना है लिमिटेड चीज़ें और सिलेक्शन वही दिलाएंगे। तो मॉक टेस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा दें। मैं तभी से मॉक टेस्ट देने लगा। पहला एग्ज़ाम मेरा जब एज हुआ तो मैं एमटीएस का एग्ज़ाम दिया। पहले एग्ज़ाम में टियर 1 टियर 2 क्वालिफाई कर गया, एमटीएस में फाइनल मेरिट आउट हो गया। फिर मैं एयरफोर्स का उसी वक्त दिया था, वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। उसके बाद एयरफोर्स में अग्निवीर पैटर्न आ गया। उसके बाद फिर वहाँ से पूरा एयरफोर्स की तरफ से रुझान मेरा ख़त्म हो चुका था एकदम से। लेकिन फिर भी मैं एयरफोर्स का 2 बार एग्ज़ाम दिया हूँ दोस्तों। एक बार फिजिकल आउट हुआ, मैं सिकंदराबाद में फिजिकल उस पुशअप में आउट हुआ था, उतना मेरा फिजिकल अच्छा नहीं था। दूसरी बार में वाई ग्रुप से मैं देने लगा। वाई ग्रुप में फिर 50 में से 51 नंबर नॉर्मलाइज होकर मेरे आए थे। बेंगलुरु में फिजिकल नहीं गया देने। उसके बाद मैं सीएचएसएल और सीजीएल को टारगेट कर रहा था। सीएचएसएल में एक बार निकाला, मेंस नहीं दे पाया, ग्रेजुएशन का पेपर में मेरा उसी दिन पड़ गया। उसके बाद जैसे मैं एलिजिबल 2023 में सीजीएल के लिए हुआ। सीजीएल 2023 का मैंने दिया, अपना प्री मेरा क्वालिफाई हो गया। मेंस मेरा डॉक्यूमेंट 2023 में मैं ग्रेजुएट हुआ। तो सीजीएल का क्रूशियल डेट होता है कि 1 अगस्त से पहले आपका मार्कशीट आ जाना चाहिए। तो मेरा लगा कि नहीं आया है, 5 अगस्त को मेरा रिजल्ट ही ऑनलाइन शो हुआ। इसके वजह से मैं उतना उसको डीपली लिया नहीं। यही गलती मुझसे हुई सीजीएल 2023 में। इसकी वजह से मेंस में मैं उतना अच्छा स्कोर कर नहीं पाया। 289 मार्क्स मेरे सीजीएल 2023 में बने। उसी दौरान मेरा आईबी का इंटरव्यू था। आईबी एसए एमटीएस का पेपर था, उसका भी टियर 1 और डिस्क्रिप्टिव हो गया था। लखनऊ में मेरा उसका था इंटरव्यू में मैं पास आउट नहीं हो पाया, इसके वजह से आईबी में बाहर हो गया। फिर सीपीओ 2023 दिया। सीपीओ 2023 में टियर 1 क्वालिफाई हुआ। 154 नंबर मेरे टियर 1 में आए। फिर फिजिकल क्वालिफाई हुआ बिहार में मेरा, मुजफ्फरपुर में फिजिकल हुआ, वहाँ फिजिकल क्वालिफाई किया। उसके बाद मेंस की तैयारी में लग गया। मेंस में 200 नंबर की दोस्तों इंग्लिश आती है। मेंस इंग्लिश की तैयारी करने लगा और इंग्लिश में मेरे 156 नंबर आए मेंस में। टोटल मिला के मेरे 310 नंबर मिले, जो मुझे सीआरपीएफ मिलने के पूरे चांस थे, क्योंकि सीआरपीएफ की मेरिट 308 गई। लेकिन क्या हुआ कि उसी बीच में मेरा दिल्ली पुलिस का आ गया। मैं 8 तारीख को मेरा 8 जनवरी को फिजिकल मेंस था सीपीओ का। उसी वक्त जब रेलवे स्टेशन पे पहुंचा तो देखा कि दिल्ली पुलिस का फिजिकल की डेट आ चुकी है। मैं दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम देने जा भी नहीं रहा था, लेकिन मेरे दोस्त ने बोला 1 घंटा पहले जाओ यार, क्या है, पास में ही तो है, 20 मिनट का रास्ता है, देते आओ। मैं ये सोच के नहीं जा रहा था कि मेरा सीपीओ का निकल गया, दिल्ली पुलिस का क्या देने जाऊँ। लेकिन दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम देने गया और पहुंचा। एग्ज़ाम में बैठते ही आपको लगता है ना कि एग्ज़ाम कैसा हुआ। तो मैं जीएस में जब मेरा अच्छा स्कोर हुआ, लगा कि अच्छा हो चुका है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का आपको क्या है कि पैटर्न है ही। जीएस आपको 50 नंबर की आनी है, 25 मैथ रीजनिंग आनी है, 15 आपको मैथ आने और 10 कंप्यूटर आने।
50% आपको जीएस है। तो जो दिल्ली पुलिस की भाइयों टारगेट करके पढ़ाई कर रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जीएस पे फोकस करें, क्योंकि मैथ एवरेज लेवल आती है, रीजनिंग भी एवरेज लेवल आती है, सब कर लोगे आप। जीएस पे जो जितना फोकस करेगा वो उतनी अच्छा नंबर लाएगा, उतनी अच्छी रैंक लाएगा। और जीएस की स्ट्रेटेजी के बारे में फिर बात करूँगा। फिजिकल मेरा फिर डेट आया, मेरे फिजिकल को बस मुझे 4 से 5 दिन थे, 17 जनवरी को फिजिकल होना था, लेकिन मैं सीपीओ में फिजिकल किया हुआ था, इसके वजह से मेरा फिजिकल कहीं ना कहीं डर था, लेकिन फिर भी फिजिकल क्लियर हो गया। फिजिकल क्लियर होते ही कितना फास्ट प्रोसेस इस बार दिल्ली पुलिस का हुआ, आप सब ने देखा ही होगा। मेरा फिर अच्छा स्कोर 75 पॉइंट समथिंग नंबर आए, 876 मेरी रैंक आई दिल्ली पुलिस में। और उधर जीडी के फिजिकल में मैं 2 बार आउट हो चुका था रनिंग, क्योंकि मेरा फिजिकली आपको शुरू में बताया, मैं फिजिकली उतना अच्छा नहीं था मेरा फिजिकल। प्रयागराज में पढ़ना, बैठ के वहाँ का दाल चावल फेमस है, दाल चावल खा के मैं मतलब एकदम ख़राब हो चुका था। तो जीएस में क्या करना है आपको, मेरे हिसाब से दिल्ली पुलिस के लिए जीएस में आपको बेस्ट प्लेटफॉर्म, अगर आप कहीं ऑफलाइन पढ़ रहे हो दोस्तों, तो जितना पढ़ाया जा रहा है सिलेबस उसी को बार बार आप पढ़ो, कहीं से एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस करना क्या है कि आपको एक स्टैटिक जीके की बुक लेनी है, क्योंकि स्टैटिक जीके का पोर्शन इसमें ज़्यादा है। जितना आप स्टैटिक जीके कवर करोगे उतना अच्छा आप स्कोर करोगे। अपना सब्जेक्टिव तो करना ही है, लेकिन स्टैटिक जीके उसके साथ में करनी है। करेंट अफेयर पे उतना ध्यान नहीं देना है। अगर डेली करेंट अफेयर आप कर रहे हो तो उसको बंद करना होगा। आप वीकली देखो या मंथली करेंट अफेयर देखो, क्योंकि करेंट अफेयर 2 से 5 सवाल आने हैं आपको, अगर उसमें से आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। आप जिसमें स्कोर कर सकते हो उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो यहाँ से फिर या फिर आप RWA रोजगार विद अंकित पे नवीन शर्मा सर पढ़ाते हैं जीएस, आप उनकी स्टैटिक जीके की बुक भी ले सकते हो। और उनसे जो यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाते हैं, जो दोस्त मेरे भाई कोर्स चैनल मतलब नहीं खरीद सकते उनका कोर्स, वो यूट्यूब पे उनकी प्लेलिस्ट पूरी फ्री में पड़ी है। यूट्यूब से जाके अपना जीएस स्टेप बाय स्टेप कवर करें। ये नहीं कि पहला पढ़ते गए पीछे से भूलते गए। आप जो एक लेक्चर आप पढ़ रहे हो, कल कोशिश करो कि अगला लेक्चर पढ़ने जाओ तो पिछला लेक्चर मुझे कहीं से भी कोई पूछे उतना तैयार होना चाहिए। इससे आपके अपने खुद के कॉन्फिडेंस में आपको इंक्रीज दिखेगा। आपका जब कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा तो आप अच्छे नंबर स्कोर करने लगोगे। आप मॉक वीकली देते रहो, संडे में या किसी भी डे एक दिन आप फिक्स कर लो कि मुझे मॉक देना है, और अपने मॉक की एनालिसिस अच्छे से करनी। मॉक देना ही अपने आप में एक कला नहीं है, मॉक की एनालिसिस करना बहुत बड़ी कला है। मॉक तो आप दे दोगे 1 घंटे में, लेकिन मॉक का एनालिसिस करने में आपको शायद 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं, अगर आप अच्छे से करो तो। हर एग्ज़ाम का यही चीज़ होती है। आपको अपने आप को वीक सेक्शन में जाना है, देखना है कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, बार कहाँ से गलती कर रहे हो, अलग से एक नोट्स बनाओ। कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, जो मुझसे गलत हो रहा है उसको लिखो। जहाँ पे क्वेश्चन स्किप कर रहे हो उसको लिखो कि मैं इस क्वेश्चन कहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, कौन से क्वेश्चन में गलत कर रहा हूँ, कौन से क्वेश्चन में मैं सिली मिस्टेक कर रहा हूँ। अपने आप एक ब्रीफली टॉपिक वाइज अलग कर लो कि यहाँ मुझे ध्यान देना। हर मॉक में मॉक नंबर 1 ऐसे लिख लो कि मॉक नंबर 1 में ये गलती हुई, मॉक नंबर 2 में ये गलती हुई। आगे कोशिश करना है कि मुझे उससे वो गलती ना हो। नंबर कभी कम आएंगे, कभी ज़्यादा आएंगे, इससे डीमोटिवेट होना नहीं। फ्लक्चुएशन हमेशा मॉक टेस्ट में बनी रहती है, लेकिन जितना ज़्यादा आप मॉक दोगे एग्ज़ाम में जाके उतना बेहतर परफॉर्मेंस आपका होगा। देखिए भैया का मैंने इंटरव्यू इसलिए लिया कि ये लगातार एग्ज़ाम निकलते जा रहे हैं। तो देखिए एक चीज़ और इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, जब आप लोग तैयारी करना शुरू करते हैं तो अपना कोई बड़ा एग्ज़ाम टारगेट लेके चलें, क्योंकि देखिए जैसे इस दिल्ली पुलिस की तैयारी करने के लिए सीजीएल के भी लड़के इसमें कूद जाते हैं। जैसे भैया जो है लगातार 10 एग्ज़ाम निकाल चुके हैं, इसमें कई एग्ज़ाम तो ये बता दिए, इसमें अभी इन्होंने बता रहे हैं कि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल और 1-2 एग्ज़ाम नहीं बताए हैं। तो आप अच्छे से अपनी तैयारी करें, ताकि जो सीजीएल वाले लड़के हैं उनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो अपना सब्जेक्ट वाइज तैयारी बहुत अच्छे करते हैं, क्योंकि उनको सीजीएल प्री और मेंस देना होता है और काफ़ी कंपटीशन उसमें ज़्यादा होता है। तो आप उनसे भी उनको कंपटीशन में क्वालिफाई करना है, तो अपनी तैयारी अच्छी से करें। तो आप जैसे बता रहे थे कि जीएस की तैयारी ऐसे करना है, तो आप ये बताएं कि जीएस में आपके नंबर कितने थे? मेरे जीएस में 36 नंबर थे। जो जीएस में मैं कभी मॉक टेस्ट में देता था तो मेरे जीएस में इतने नंबर आते नहीं थे, लेकिन एग्ज़ाम में जब गया जीएस का सेक्शन में मैं करने लगा तभी मुझे लग गया था जीएस अच्छी हो गई। उसका मेन वजह था स्टैटिक जीके अच्छी कवर करके गया था मैं।
देखिए जीएस में आपको इतना घबराना नहीं है कि जैसे जीएस में क्या होता है, जब आप टेस्ट देंगे तो वहाँ नंबर कम भी आ सकते हैं। कभी 20 क्वेश्चन सही होगा 50 में से, कभी 25 होगा, कभी 18 ही होगा, कभी 40 भी हो जाएगा। तो आपको घबराना नहीं है। जब वहाँ आप पहुँचेंगे एग्जाम में तो एग्जामिनर क्या बना के देता है, क्या पता कि आपको पूरा पढ़ा हुआ मिल जाए। तो जैसे आप हमेशा पूछते रहते हैं कि भाई हर चीज़ तो तैयार हो जा रहा है, जीएस कहाँ से तैयार करें, तो भैया ने बताया है कि जीएस अगर आप जैसे RWA से तैयार कर सकते हैं। अगर करंट अफेयर्स के लिए आप पूछते रहते हैं बार बार कि करंट अफेयर्स कहाँ से करें, तो कुमार गौरव सर को बताए हैं। और ज़्यादातर लोग उनका ही वीडियो देखते हैं, क्योंकि उनका जो करंट अफेयर्स का क्लास है उसमें शुरू का 10-15 मिनट का जो वीडियो आता है, जैसे कभी हिस्ट्री का आ जाता है, कभी पॉलिटी का आ जाता है, कभी स्टैटिक जीके, तो वहाँ से आपका वो चीज़ें रिवीजन होता रहता है और वहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे पॉलिटी का मैं उनका क्लास करता था, तो वो तो वहाँ से भी 2 क्वेश्चन मिला था। तो करंट अफेयर्स आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो और आप बताइए कि आपके मैथ में कितने नंबर थे, क्योंकि आप सीजीएल की तैयारी कर रहे थे तो आपकी मैथ तो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये भैया जो है प्री भी निकाल चुके हैं, इस बार भी प्री में अच्छे नंबर है। अगर इनका सीजीएल निकल जाता है तो मैं इनका इंटरव्यू एक बार फिर लूँगा। और इनका ये भी अपना एक चैनल बनाए हैं, तो इनका चैनल मैं अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर वहाँ से आप फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी भैया जो है थोड़ा नए चैनल बनाए हैं, तो 1-2 वीडियो शॉर्ट डाले हैं। मैं इनसे कहूँगा कि ताकि अपना प्रॉपर वीडियो बनाते रहें, ताकि गाइडेंस देते रहें कि बच्चों को तैयारी कैसे करना है, क्योंकि जब आप इतने एग्ज़ाम निकाल चुके हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है। तो आप थोड़ा मैथ के बारे में बताइए कि मैथ में आपके नंबर कितने थे? मैथ में मेरे दोस्तों 15 में से 14 नंबर थे। और मैथ की स्ट्रेटेजी मैं शुरू से ही बताया कि मैं मैथ गगन प्रताप सर से करियर व्हील प्लेटफॉर्म से पढ़ा। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ना ही एक नहीं है कि पढ़ लिया तो ख़त्म हो गया। उसके साथ प्रैक्टिस करनी, बार बार प्रैक्टिस करना, वो बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। हालांकि मैं सीजीएल की तैयारी करता था तो ये सब मैथ वैथ जो आता है वो नॉर्मल आता है। आप अगर नहीं भी करते हो, 12th पास आउट भी हो, तो आप 2 से 3 महीना मैथ पढ़ के भी मैथ अपने अच्छे स्कोर कर सकते हो। 10 से 12 नंबर आराम से ला सकते हो आप। तो देखिए, जिसका अगर मैथ अच्छा होता है तो रीजनिंग अपने आप अच्छा हो जाता है। मैथ में आपको यही करना है, आप जैसे 8-9 चैप्टर पढ़ लिए, इसके बाद मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए और अपने गलतियों पे उस पर काम करना शुरू कर दिए और पीछे से अपना चैप्टर रिवीजन करते रहिए। और जो चैप्टर आपका नहीं हुआ है उसे आगे से पढ़ते रहिए। तो मैथ में आपको यही करना है। और आपने कंप्यूटर के लिए नहीं बताया, क्योंकि आपने इंग्लिश पे चले गए, तो कंप्यूटर ने आपने बीच में कब तैयारी किया? क्योंकि कंप्यूटर 10 ही क्वेश्चन आता है, लेकिन फिर भी उसका इंपॉर्टेंट रहता है। और कंप्यूटर में आपके कितने क्वेश्चन सही थे? कंप्यूटर मेरा दोस्तों बहुत ही ख़राब हुआ था, क्योंकि मैं दिल्ली पुलिस की टारगेट ही नहीं किया, कंप्यूटर में पढ़ा ही नहीं था। क्लास 10 तक जो कंप्यूटर में पढ़ा था उसी के आधार पे चला गया था देने। कंप्यूटर में मेरे नंबर बहुत कम आए थे, समथिंग 4 पॉइंट्स कुछ नंबर ऐसे आए थे। कंप्यूटर मेरा अच्छा नहीं हुआ था। लेकिन कंप्यूटर के लिए आपको करना क्या है कि दिल्ली पुलिस के लिए टारगेट करके रोजगार वित्त अंकित पे ही कंप्यूटर के लिए क्लास चलाई गई थी। वो अगर आप क्लास भी अच्छे ढंग से लिख के प्रॉपर अपने से नोट्स बना के, जो बच्चे एकदम कंप्यूटर कभी जानते नहीं वो अपने नोट्स बना के उस कंप्यूटर को वहाँ से पढ़े, तो भी अपना 7 से 8 नंबर 10 में से स्कोर अच्छे से कर सकते हैं। आपको हेक्टिक होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं। कंप्यूटर बहुत हार्ड टास्क नहीं है, आप आराम से कर सकते हो इसको। इसमें ज़्यादा फोकस वही एक्सेल, MS वर्ड, पावर पॉइंट, यही ज़्यादा फोकस करना है। यहीं से नंबर आपके बनेंगे, क्वेश्चन भी यहीं से आपके बनेंगे। देखिए, ज़्यादातर लड़कों को मैं यही देखता हूँ कि वो बताते हैं कि मैंने रोजगार वित्त अंकित से पढ़ा है। तो आप वहीं से अगर आप चाहें तो फ्री में यूट्यूब पे परिणाम बैच पढ़ा रखे हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। और कंप्यूटर जैसे बताएं तो शिवम सर उनका नाम है, वो पूरा फ्री पढ़ा रखे हैं। तो वहाँ से आप 2-3 चीज़ें अच्छा से कवर कर ले, MS वर्ड, MS एक्सेल, वैसे मैंने वीडियो बना रखा हो तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो देखिए, भैया का मैंने इसलिए इंटरव्यू लिया था कि इनका इतना ज़्यादा एग्जाम निकला है। तो आप एक बार और रीजनिंग के लिए बता दीजिए, क्योंकि रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। क्योंकि जब आपका तैयारी हो जाती है तो आपको लगता है कि रीजनिंग बहुत आसान है, लेकिन जो लड़के नए हैं उनके लिए बताइए कि रीजनिंग कहाँ से पढ़ें कि ताकि अच्छा स्कोर कर सकें। रीजनिंग के लिए भाइयों किसी भी प्लेटफॉर्म से कोई भी टीचर को आप फॉलो कर लो, सब लोग रीजनिंग में वही पढ़ाएंगे जो रीजनिंग का सिलेबस है। रीजनिंग के लिए आपको परेशान होना नहीं, जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो उससे पढ़ो। मैं बोला कि रीजनिंग आपको सुधार करनी, बस मॉक टेस्ट दोगे आपकी रीजनिंग इंप्रूव होती चलेगी। एक आध दो चैप्टर होते हैं जो उतना आते नहीं हैं, उसको आपको फोकस करना है, जैसे क्लॉक कैलेंडर हो गया, ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ती। उसके बाद आप बस केवल कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फ़ाबेट सीरीज, नंबर सीरीज ऐसे अपना मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करते करते रीजनिंग इतनी अच्छी कर लोगी, आपको ज़रूरत ही रीजनिंग की नहीं पड़ेगी। मैं भी ऐसे ही कुछ किया था। रीजनिंग में 1-2 महीने पढ़ा, बस पूरा सिलेबस एक बार अच्छे से पढ़ लिया, उसके बाद मॉक टेस्ट देते गया, कहाँ वीक है मेरा उसको इम्प्रूव करते गया। इसके वजह से मेरे जो एग्ज़ाम है वो क्रैक होते गए। फिलहाल में दोस्तों मैं CGL 2024 प्री में मेरे अच्छे नंबर आए, 160 प्लस नंबर बन रहे हैं।
तो सीजीएल की तैयारी मैं कर रहा हूँ, यहाँ भी ट्रेनिंग सेंटर में टाइम निकाल रहा हूँ कि कैसे भी यहाँ से अच्छी जॉब मिल जाए, निकल जाए। सीपीओ 2024 का भी फिजिकल मेरा 5 नवंबर को है, उसमें भी प्री में अच्छे नंबर हैं। इसी तरह मैं हेड कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के भी एग्ज़ाम निकाला, लेकिन टाइपिंग में ग्रेजुएशन का मेरा लास्ट पेपर जिस दिन था उसी दिन टाइपिंग दिल्ली में पड़ गई। चूँकि मैं रहने वाला बनारस का, इसकी वजह से मैं टाइपिंग नहीं दे पाया, नहीं तो दिल्ली पुलिस में मैं शायद नहीं आ पाता। लेकिन जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। जुड़े रहिए दोस्तों, आगे भी आपसे अपनी जर्नी शेयर करते रहेंगे, आपको अच्छी स्ट्रेटजी बताते रहेंगे। तो चलिए, भाई का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन अगर फिर भी आपको अगर कोई डाउट रहता है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, जैसे जीएस के लिए बता रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि इनको जीएस में सब्जेक्ट वाइज बताएं कि तैयारी कैसे करेंगे। तो ये मैं अलग वीडियो में लेकर आऊँगा। तो चलिए, यही वीडियो था भाई का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।